अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक नंबर 4.5 स्टडी करना है, जो कि है स्टेबिलिटी के हवाले से। स्टेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ही प्रीवियस स्टेट पर वापस आ जाए जब आप उस पर लगाई गई फोर्स को रिमूव कर दें। अगर मैं अपनी बात को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं यूं कहूंगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, और टेबल के ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है। अब ये टेबल के ऊपर बुक जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर यहां से फोर्स अप्लाई करें ना कि बुक ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, तो देखें बुक जो है वो यूं आ जाएगी, ये इस तरह से। आपने नीचे से फोर्स अप्लाई की तो इस तरफ से बुक ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये ऊपर की तरफ चली गई है, और जिस साइड पे आपने फोर्स अप्लाई नहीं की वहां पर बुक जो है वो टेबल के साथ टच में रही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपने फोर्स अप्लाई की हुई है ना, अगर आप इस फोर्स को रिमूव कर दें, इस फोर्स को आप रिमूव कर दें तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी इसी स्टेट पर आ जाए। इस प्रॉपर्टी को या इस एबिलिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट की को हम स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूं तो मैं अपने इसको यूं डिफाइन करूंगी, it is the ability of an object due to which it return to its previous position when applied फोर्स इज रिमूव्ड। कि जब आपने उस पर लगाई हुई फोर्स जो है वो आप उसको रिमूव कर दें तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को किसी भी ऑब्जेक्ट की को हम स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हुए ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जिनका सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर होता है, वो ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स के पास ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और वो ऑब्जेक्ट जिनका सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर पोजीशन पर होता है उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। इसी स्टेबिलिटी की बात को डिस्कस करते हुए हमने इक्विलिब्रियम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। उनमें नंबर 1 जो है वो हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी स्टेबिलिटी को माइंड में रखते हुए, या स्टेबिलिटी जो है वो इन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हर एक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 जो है वो हमारे पास आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको अपने नाम से जाहिर कर रहा है ना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने की वजह से अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स को रिमूव करेंगे तो अगर आपको ऑब्जेक्ट वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाता है, हम उसे कहेंगे इट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये डिफाइन करूंगी कि इफ एन ऑब्जेक्ट रीगेन्स इट्स प्रीवियस पोजीशन when applied force is removed, then it is called stable equilibrium, ठीक है। यानी कि ये वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पर लगाई जाने वाली फोर्स को रिमूव करें तो फोर्स को रिमूव करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस चला जाए, इस स्टेट को हम कहते हैं दैट इज स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में याद करनी है वो ये करनी है कि हियर सेंटर ऑफ मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट राइजेस, ठीक है। और सेंटर ऑफ मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट राइजेस का मतलब क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये याद करवा दूं
कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो हमने हमारा इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक में जहां पर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की थी, वो हमने ये की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट की बात, बुक में रिजिड ऑब्जेक्ट का वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, और हर पार्टिकल का अपना अपना मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट का सारा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास टेबल पर बुक पड़ी हुई है, इनिशियली जो बुक का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो बुक जो है वो यूं टिल्ट हो जाती है। अब देखिए, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो टिल्ट करने की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास राइज हो गया, ठीक हो गया। और जैसे ही आप इसको फोर्स को अप्लाई करने वाली फोर्स को रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट वापस जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि पेपर में आपसे इस टॉपिक में से क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या डिफरेंशिएट बिटवीन अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम की जो मैंने नाम लिया, इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स हैं, तो आपसे कोई भी 2 टाइप्स के दरमियान में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस लिखने के लिए पेपर में फेडरल बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहले आप डिफाइन करेंगे, दूसरा पॉइंट आप इनका सेंटर ऑफ मास का बना लेंगे, और तीसरा पॉइंट जो है वो आप इनको एग्जाम्पल को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड जो है वो बात, यहाँ पर आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, और यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सी मैंने आपको बताई है कि बुक लाइंग ऑन द टेबल। जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने बताई है आप वही लिखें, या पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल। इसके अलावा भी आपके माइंड में अगर कोई और एग्जाम्पल है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो टाइप होती है वो होती है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम यूं डिफाइन करते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम इट्स previous position when applied force is removed, such type of equilibrium is called unstable, ठीक है। कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की है ना, और जैसे ही आपने वो अप्लाइड फोर्स रिमूव की है तो आपका ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन की बजाय नई पोजीशन पर चला जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हियर सेंटर ऑफ मास फॉल्स डाउन, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास फॉल्स डाउन। और नंबर 3 पे हमारे पास है कि पेंसिल ऑन द टिप, के लेट्स सपोज आपके पास ये पेंसिल है ना, ठीक है, और आपने उसको उसकी टिप के साथ यहाँ पर बैलेंस किया हुआ होता है। तो देखिए, अगर इनिशियली मैं आपसे कहूं कि इसका जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो जैसे ही आपने यहाँ से पकड़ के यहाँ से एक फोर्स लगाई हुई है जिसके जरिए से आपने पेंसिल को उसकी टिप पे बैलेंस किया हुआ है ग्राउंड के साथ, तो जैसे ही आप इस वाली फोर्स को हटाएंगे ना तो पेंसिल फौरन से, आपकी बुक में लिखा हुआ है द पेंसिल विल टॉपल्स ओवर। टॉपल ओवर का मतलब होता है गिर जाना, ठीक है। तो जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे तो आपकी पेंसिल जो है वो इधर आ जाएगी, यानी कि ग्राउंड पर गिर जाएगी। तो देखें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम की टाइप है कि जब आप फोर्स को रिमूव करें तो आपका ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन। पहले वाली पोजीशन ये थी, आपने फोर्स रिमूव की तो आपका ऑब्जेक्ट इस न्यू पोजीशन पर चला गया, यानी कि पहले वाली पोजीशन से थोड़ा सा दूर मूव पे चला गया, इस स्टेट को हम कहते हैं दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास फॉल्स डाउन, कि पहले ये था, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास भी तो नीचे आ गया ना, तो हम कहते हैं कि हियर सेंटर ऑफ मास फॉल्स डाउन, ठीक हो गया। थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कंडीशन नहीं, सॉरी, टाइप, हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं ना। तो थर्ड जो टाइप है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट comes to a new position when applied force is removed। ठीक है, कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाई है, जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एक न्यू पोजीशन अडॉप्ट कर ले पहले के अलावा, यानी कि पहले जिस स्टेट पर था वहां से थोड़ा सा आगे चला जाए या थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करके एक नई पोजीशन अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए दूसरा जो पॉइंट होता है कि हम वो लिखते हैं कि हियर सेंटर ऑफ मास नॉर राइज या नॉर फॉल नाइदर राइज, कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है, बल्कि सेम रह रहा होता है जैसे पहले होता है। ठीक है, और नंबर 3 जो है वो हमने एक एग्जांपल लिखनी है, तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं रोलिंग बॉल की। ठीक है, कि हमारे पास एक ये सरफेस है और सरफेस पर एक बॉल है, अगर आप इस बॉल को रोल करते हैं, पहले ये यहाँ था तो जैसे यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल थोड़ा सा आगे चली जाएगी, उसका सेंटर ऑफ मास जिस जगह पर पहले था बाद में भी उसी जगह पर रहेगा, जस्ट उसने एक न्यू पोजिशन जो है वो अडॉप्ट कर ली हुई होगी। ठीक है, सो ये था हमारा स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो है वो आपकी बुक में पेज नंबर 98 पर फिगर नंबर 4.12 बनी हुई है। ठीक है, वो फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें देखें ये जो पहली वाली फिगर्स बनी हुई है ना, ये वाली कौन, फिर ये सारी जो है वो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट जो 3 है लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये अनस्टेबल की हैं, और मजीद जो 3 है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 पर देखें तो ये एक कोन है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये अपनी न्यू पोजीशन पर जाता है, फोर्स रिमूव करता है तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, और फिर इसी में वो आपको एक बाउल की एग्जांपल दे रहा है कि आपने एक बाउल के अंदर बॉल रखी हुई है, जैसे ही आप बॉल को फोर्स लगाकर यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, बॉल को यहाँ तक लेकर जाते हैं तो देखें उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब ये है कि ये हमारा बाउल है ना। ठीक है, बाउल के अंदर बॉल है तो देखिए पहले बॉल की ये सरफेस जो है वो बाउल के साथ कांटेक्ट में है, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल ऊपर जाएगा, तो अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चेंज हो गया। ठीक हो गया, तो जैसे ही आपने फोर्स रिमूव की है तो बॉल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएगी, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपसे कह रहा है वही कौन है, जस्ट आपने उसको टिल्ट किया, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की तो कोन पहले बैलेंस थी, अब कोन जो है वो थोड़ा सा आगे मूव करके चली गई, यानी कि अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस नहीं आई। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे, अब आपने बाउल को उल्टा करके बॉल को उसके ऊपर रखा, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो न्यू पोजीशन पर चला जाएगा, नीचे की तरफ बॉल मूव करके आ जाएगी। अब आप फोर्स रिमूव भी कर दें तो बॉल यहाँ से वापस ऊपर खुद ब खुद नहीं जा सकती है। और थर्ड जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर आप एक कोन है, उसका सेंटर ऑफ मास पहले भी यही है बाद में भी यही है, जस्ट वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा आगे मूव करके चली गई है। यही एग्जांपल उसने यहाँ पर दी है कि बॉल है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, वो रोल करके थोड़ा सा आगे चली जाएगी, यानी कि अपनी न्यू पोजीशन अडॉप्ट कर लेगी, उसमें किसी किस्म का सेंटर ऑफ मास के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको कुछ बातें बता रहा है, थियोरेटिकल बातें लिखी हुई हैं, मैं बुक से रीड करती हूँ, साथ साथ आपको समझा भी दूंगी। यहाँ पर जो पेज के टॉप पे 3 बातें लिखी हुई हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा स्टेबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर बनाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सपोर्ट, कि जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट एरिया ज्यादा होगा उतना अच्छा वो स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि हमने पेंसिल को टिप पे बैलेंस करने की बात की और हमने बुक को टेबल पर रखने की बात की, तो देखिए जब आप एक बुक को टेबल पर रखते हैं तो चूंकि बुक का सरफेस एरिया ज्यादा है ना जो टेबल के साथ कांटेक्ट में है, इसका मतलब वो अपनी स्टेबल स्टेट में होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम पेंसिल की बात करते हैं या ये मार्कर की आप टिप की बात करते हैं तो देखिए इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पर बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब इसका सरफेस एरिया कम है तो इस केस में ये स्टेबल नहीं हो सकती, बल्कि अपनी पोजीशन को चेंज करके जब आप फोर्स रिमूव करते हैं तो ये नीचे चली जाती है, इस तरफ गिर जाएगी या उस तरफ गिर जाएगी। तो सरफेस एरिया भी काफी मैटर करता है। अगर सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में ज्यादा है
तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर सरफेस एरिया कम है तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेबिलिटी कम होगी। और सी में लिखा हुआ है बोथ, यानी कि दोनों बातें, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास इज डायरेक्टली बीनीथ द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, बीनीथ द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल बुक है टेबल के साथ रखी हुई है ना, तो जिस जगह से बुक टेबल के साथ कांटेक्ट में है ना उसको पॉइंट ऑफ सपोर्ट कहेंगे। जैसे पेंसिल है, आपने उसकी निब को ग्राउंड के साथ बैलेंस कर रहे हैं, तो निब जिस जगह से ग्राउंड के साथ अटैच होगी उसको पॉइंट ऑफ सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सपोर्ट के बिल्कुल नीचे है, बीनीथ द पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, ये स्टेबल स्टेट में इजीली चले जाते हैं। तो लिख रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास इज डायरेक्टली बीनीथ द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इट इज इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट्स द एवरेज पोजीशन ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटर ऑफ मास की एक तरह की डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर सारा का सारा मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर कह रहा है इन सिंपल टर्म्स vertically below means that the center of mass is aligned vertically beneath the point of support। तो वही बात रिपीट की हुई है कि vertically below कहें या vertically beneath कहें, बात एक ही जैसी है कि जहां पर point of support है उसके बिल्कुल नीचे अगर आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में लाई कर रहा होगा, ठीक है। फिर लिख रहा है कि when an object is in stable equilibrium it means that if it is slightly disturbed or tilted it has a tendency to return to its original position। stable equilibrium की definition है ये। This is because the gravitational force acting on the object cause it to rotate about the point of support। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो जो बुक वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई ना, अगर आप उस एग्जांपल को थोड़ा सा याद करें तो फिर आपको ये बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्या बात हम डिस्कस कर रहे थे कि ये है टेबल, ठीक है, और टेबल पर ये बुक पड़ी हुई है और बुक पर यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया और ये फॉर एग्जांपल इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि बुक ये टिल्ट होकर इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। अब पहले इसका सेंटर ऑफ मास ये था, अब इसका सेंटर ऑफ मास राइज हो गया, ठीक है। और वो आपसे कह रहा है कि इसका जो वेट है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, तो देखिए ये इसका वेट एक्ट कर रहा है और यहाँ से ये जो है ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। तो वो आपको बता रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में वेट जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो देखें अब यहां से ये अटैच है सरफेस के साथ, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और से बात समझिएगा, ये वेट है, वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने ये बात डिस्कस की है ना कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसे हम आर कहते हैं, यानी कि मूवमेंट आर्म। तो देखिए अब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोटेट करवा देगी। तो फिर अब अपनी आपकी बुक में वो लाइन लिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट या अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है। कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट को मजबूर करेगी कि ये मूव करके इधर आ जाए, यानी कि वापस अपनी इसी स्टेट पर आ जाए, ठीक है। तो ये बात इस पैराग्राफ में उसने आपको एक्सप्लेन की है कि दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कॉज इट टू रोटेट अबाउट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ये वेट ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज इट टू रोटेट अबाउट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ये पॉइंट की वेट, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट वेट एक्ट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और ऑब्जेक्ट का जो वेट है ये इसके सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑब्जेक्ट नेचुरली अलाइन इटसेल्फ टू मेंटेन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके रिजल्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ ऑब्जेक्ट अलाइन इटसेल्फ टू मेंटेन इट्स सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, या हाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प इट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप ये वाला पैराग्राफ, इसमें जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आप लिख लेंगे। और वो हमसे कह रहा है कि वेरियस टॉय एंड इक्विपमेंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू रीगेन देयर बैलेंस आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। कि कह रहा है बहुत सारे टॉयज भी हैं वो इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम का, जो स्टेबल स्टेट वाला प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसी को फुलफिल करके अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेल्फ बैलेंसिंग टॉय, मतलब इनको सेल्फ बैलेंसिंग या सेल्फ राइटिंग टॉय कहा जाता है। They are designed with their center of mass below the support point and have specific weight distribution that help them to restore their original position। तो मतलब इनका जो
सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो बिल्कुल इनके पॉइंट ऑफ इस तरह से बनाया जाता है कि वो सपोर्ट पॉइंट के बिल्कुल बिलो एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन ही रख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 99 के लास्ट पैराग्राफ में ना उसने आपको टॉय की एग्जांपल दी हुई है, एक की फॉर एग्जांपल वो हमें कुछ इस तरह से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर जो है वो आपने टॉय को रखा हुआ है, एग को रखा हुआ है। ठीक है, टॉय में एग की मिसाल उसने आपको दी है। ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि ये एग है और ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनिशियली, ये है। ठीक है, और यहाँ पर जो कह रहा है कि इसका वेट एक्ट कर रहा है। अब जैसे कि आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करके इसको जरा सा टिल्ट करेंगे ना, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अब इस तरह से टिल्ट हो गया है। ठीक है, डायग्राम को आप इग्नोर कीजिएगा, थोड़ी सी रफ बन रही है लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखिए वो आपसे कह रहा है कि वेट ऑब्जेक्ट का ये एक्ट कर रहा है और अब जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑब्जेक्ट में है ना वो ये हो गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डी है। अब देखिए अगर मैं इस बात को यूं एक्सप्लेन करूं कि पॉइंट ऑफ सपोर्ट यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और ये जो पॉइंट है ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दरम्यान में डिस्टेंस डी है। तो हमने कहा था कि बॉडी जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ रोटेट होती है। तो आप देखिए तो यहाँ से प्रोड्यूस हो गया क्लॉक वाइज टॉर्क। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी देर के बाद जो ऑब्जेक्ट पहले इस तरफ को मूव करके आया है, अब थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ यूं रोटेट हो जाएगा। आपकी बुक में ना नेक्स्ट इस तरह से फिगर बनी हुई है, इस तरह से। ठीक है, और अब वो आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ये एक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये है यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दरमियान में डिस्टेंस ये है। तो अब देखिए यहां से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो पहले अपनी स्टेट पर था, वहां से उसने लेफ्ट पर मूव किया, फिर वो राइट पर गया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बात मैं आपसे यूं कर सकती हूँ कि ये एक पेंडुलम वाली एग्जांपल है। पेंडुलम की एग्जांपल कैसे है कि अक्सर अगर आप में से किसी के घर में पेंडुलम वाली क्लॉक है तो क्लॉक के नीचे पेंडुलम लगा होता है ना, वो पेंडुलम कॉन्टिन्यूसली अपनी स्टेट पर यूं यूं मूव कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, आप यूं कह सकते हैं, टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है कि पहले अपनी स्टेट पर था, फिर वो पहले इस तरफ मूव कर जाता है यानी कि राइट पर, फिर लेफ्ट पर और फिर अपनी स्टेट पर वो वापस आ जाता है। तो वही बात जो है वो यहाँ पर भी फुलफिल हुई है कि एग को पहले आपने लेफ्ट पर मूव किया, फिर वो राइट पर मूव करेगा और वापस घूम के अपनी ही स्टेट पर वापस आ जाएगा। सो अगर आपकी बुक से रीड किया जाए तो वो कह रहे हैं कि जी one such toy is of shape of an egg. When it is tilted, the position of the pivot changes because of its round bottom. कि जब आप इसको टिल्ट करते हैं तो पिवट की पोजीशन इसके राउंड बॉटम की वजह से चेंज होती है। In the figure 4.4a, when tilted to left, weight from the center of gravity is on the right side of the pivot. अब देखें वेट और पिवट, वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि पिवट से राइट साइड पर मौजूद है। ठीक है, with moment arm d, this creates a clockwise torque that make the toy turn clockwise. तो देखिए यहाँ से मैंने आपको समझाया कि clockwise torque प्रोड्यूस हो गया। फिर कह रहा है कि जी ड्यू टू इनर्शिया द टॉय विल गो पास्ट द वर्टिकल पोजीशन एंड टिल्ट टू राइट। इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया की प्रॉपर्टी यही होती है ना कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ मूव करके जाएगा। अब कह रहा है कि जी एंड टिल्टेड टू राइट, राइट की तरफ, शोन इन द फिगर 4.14 बी। सिमिलरली since the weight is to the left of the pivot it create anti-clockwise torque। कि अब इस केस में जो हमारा वेट है वो पिवट पॉइंट से लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो यहाँ से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और फिर वो आपसे कह रहा है कि जी therefore this toy also has a restoring mechanism that bring it back to vertical position where the weight is directly above the pivot। इसके पास रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाएगा। In this position the weight passing through the pivot does not create any moment, hence the toy will be at rest। और इस केस में जो टॉय है वो हमारा रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि मैंने ना पॉइंट ऑफ सपोर्ट की सारा बना दिया है। अगर आप अपनी बुक की तरफ देखें ना तो बुक में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ सपोर्ट बना हुआ है। कौन सा थोड़ा सा, ये देखें, जब पहले इसकी ये डार्क सी पहले ये लाइट एग के साथ उसने रिप्रेजेंट किया हुआ, फिर जब यहाँ पर आ रहा है तो ये डॉट लगा हुआ कि ये इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, यानी कि ये पिवट हो गया। अब दूसरे
डायग्राम में आप देखें ये इसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यानी कि ये पिवट हो गया और वेट जो है ये पिवट से लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो यहाँ से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको समझा रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चार्ज प्रोड्यूस होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होता है ना कि सम ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल हो जाए तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यानी कि एग टॉय है वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में वापस आ जाएगा। सो बुक्स रीड कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।